एक क्वेश्चन दिया हुआ देखो, 3 electrical circuits having AC sources of variable frequency are shown in figure. Initially, the current flowing in each of these is same. If the frequency of the applied AC source is increased, how will the current flowing in these circuits be affected? Give reason for your answer. ये बोला कि 3 अलग अलग यहाँ पे सर्किट दिखा रखे हैं, एक में रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, एक में इंडक्टर और एक में कैपेसिटर। शुरुआत में तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है। शुरुआत में क्या है, तीनों में जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम है, और सेम वोल्टेज सोर्स तीनों के अक्रॉस कनेक्ट कर रखा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी है अभी एफ के बराबर। तीनों की फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ के बराबर है, और तीनों बराबर वोल्टेज के एसी वोल्टेज सोर्स लगा रखे हैं। ठीक है, बस चेंज यहाँ पे है कि 3 कंपोनेंट अलग अलग हैं, बाकी ये सोर्स सेम है, करंट भी सर्किट में सेम है, और फ्रीक्वेंसी भी सेम रखी हुई है सोर्सेस की। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज सोर्स इज इंक्रीज, अगर हम फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज कर दें तो बताओ सर्किट में फ्लो होने वाले करंट पे क्या इफेक्ट होगा इसका। ठीक है, तो पहले ये चेक करना पड़ेगा कि इन तीनों कंपोनेंट पे फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होता है, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से इनकी वैल्यूज कैसे चेंज होती है। पहले हम रेजिस्टेंस की बात करते हैं, तो इसके लिए मैं एक ग्राफ के थ्रू ये चीज बता रहा हूं। अगर हम फ्रीक्वेंसी को चेंज करेंगे तो किस तरीके से रेजिस्टेंस चेंज होगा। भाई जो रजिस्टर होता है वो चाहे अल्टरनेटिंग करंट हो चाहे डायरेक्ट करंट हो, दोनों को बराबर तरीके से रोकेगा। ये कोई पार्शियलिटी नहीं करता कि एसी को ज्यादा रोकता है डीसी को कम रोकता है, ऐसा नहीं है। जो रजिस्टर है उसमें से चाहे अल्टरनेटिंग करंट पास हो चाहे डायरेक्ट करंट पास हो, दोनों को बराबर रोकेगा, यानी कि फ्रीक्वेंसी का इस पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। जितना रेजिस्टेंस एसी के लिए है उतना ही डीसी के लिए है, चाहे फ्रीक्वेंसी कम हो ज्यादा हो कोई फर्क नहीं पड़ना, मतलब रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इंडक्टर के लिए देखते हैं। अब इंडक्टर के लिए फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है, तो इंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है एसी के लिए उसको हम बोलते हैं एक्सएल, और आपको याद होगा एक्सएल का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा एल। ओमेगा क्या होता है, 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सएल क्या आ गया, 2 पाई एफ इंटू एल के बराबर आ गया। अब आप खुद बता सकते हो कि जो एक्सएल की वैल्यू है वो फ्रीक्वेंसी पे कैसे डिपेंड करेगी। एक्सएल और फ्रीक्वेंसी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, 2 पाई और एल तो कांस्टेंट होता है, तो एक्सएल फ्रीक्वेंसी के साथ में इंक्रीज होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। मतलब एक्सएल अगर एफ बढ़ाओगे तो एक्सएल भी बढ़ेगा। इसका मतलब इससे जो ग्राफ बनेगा वो एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा जो कि ओरिजिन से पास होगा, ये ग्राफ बनता है इसका। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे एक्सएल की वैल्यू इंक्रीज होती है, ये हमको समझ में आया फॉर्मूले से। फिर तीसरा कंपोनेंट कौन है यहाँ पे, तीसरी चीज कौन है यहाँ पे, तीसरी जो चीज है यहाँ पे वो है कैपेसिटर। तो उस पर फ्रीक्वेंसी का क्या इफेक्ट होगा वो देखते हैं, उसके कैपेसिटिव रिएक्टेंस पे। एक्सी का फॉर्मूला होता है एक्सी इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा सी, ओमेगा को लिख सकते हो 2 पाई एफ, है ना। तो एक्सी का फॉर्मूला हो गया 1 अपॉन 2 पाई एफ इंटू सी। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू क्या होगी, कम होगी। दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, एफ नीचे लिखा है एक्सी ऊपर लिखा है, इसका मतलब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो इसका ग्राफ आएगा इस तरीके से, हाइपरबोलिक टाइप। ठीक है, अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो एक्सी की वैल्यू घटती जाएगी। ठीक है, ये बात समझ में आई इतनी, बताओ। ठीक है जी, अब आपको ये देखना है कि करंट कैसे चेंज होगा सर्किट में। तो करंट का फॉर्मूला होता है आई इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ में चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब करंट भी चेंज नहीं होगा। इसका मतलब करंट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, कांस्टेंट रहेगा। सेकंड केस में बताओ, अगर आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे तो एक्सएल बढ़ जाएगा। अब करंट का फॉर्मूला होता है ई अपॉन, सर्किट में एल कनेक्टेड है और इंडक्टर का जो एसी के लिए रेजिस्टेंस है उसको एक्सएल बोलते हैं, तो एक्सएल से इसको डिवाइड करोगे। करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की जगह क्या आएगा यहाँ पे एक्सएल, क्यों, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है उसके लिए एक्सएल लिखना होता है। अब बताओ फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो क्या होगा, एक्सएल की वैल्यू बढ़ेगी। ग्राफ से भी समझ में आ रहा है, ये एक्सएल बढ़ेगा तो करंट की वैल्यू घटेगी, तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बढ़ने से करंट कम होता जाएगा। और तीसरा वाला जो केस है उसमें देखो, अगर आप करंट को लिखते हो तो इसको लिखेंगे इसमें करंट इक्वल टू वोल्टेज अपॉन एक्सी, कैपेसिटर का एसी के लिए जो रेजिस्टेंस है उसको एक्सी लिखा जाता है। अब आप बताओ अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो उससे फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से एक्सी की वैल्यू कम होती जाएगी। एक्सी अगर कम होगा इस फॉर्मूले में तो आई की वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज होगा करंट। आया समझ में। तो पहले केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे
करंट कोई चेंज नहीं आएगा, सेम रहेगा। सेकंड केस में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट कम हो जाएगा, और थर्ड केस में जब कैपेसिटर कनेक्टेड है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे करंट इंक्रीज होगा। आया समझ में? क्लियर है एकदम? ठीक। तो ये तीनों जो कंपोनेंट है उनका बिहेवियर हमने समझा है इस क्वेश्चन में कि वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, फ्रीक्वेंसी कम ज्यादा करने से उन पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है।